Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, that's Chemistry Classroom, and I'm your teacher Amit Verma. So, बच्चों अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर. पिछले लेक्चर में हमने किए थे फंडामेंटल यूनिट्स और द डिराइव्ड यूनिट्स. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस, can be felt by one or more of our senses is called matter. शुरू करते हैं मैटर. लेट मी राइट मैटर. मैं सबसे पहले इसकी हम लिखते हैं छोटी सी डेफिनेशन. मैटर क्या होता है? एनीथिंग that has mass, occupies volume and can be felt by one or more of our senses. मतलब हम जिसको एनीथिंग जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच करके फील कर सकते हैं, वो चीज ऑब्वियसली उसका मास भी होगा, वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगी. हम उन चीजों को, हम उन सब्सटेंसेस को मैटर का नाम दे देते हैं. सो बच्चों मैटर के अंदर मेरे पास दो क्लासिफिकेशंस आएंगी मैटर की. बच्चों एक तो आएगी मेरे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन. पहली आएगी मेरे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और बच्चों दूसरी आएगी मेरे पास केमिकल क्लासिफिकेशन. अब आ रही थी फिजिकल क्लासिफिकेशन की. पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन से ही शुरू करेंगे. बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर हमारे पास आ जाती हैं तीन तरह की मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर मेरे पास आ जाती हैं तीन तरह की मैटर. दैट इज ऑब्वियसली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और बारी आती है केमिकल क्लासिफिकेशन. बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर मेरे पास आ जाता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा आ जाता है मिक्सचर्स. इतना क्लियर है बच्चों? फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेरे पास क्या आएंगी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर मेरे पास क्या आएगा? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. बच्चों आगे प्योर सब्सटेंस जो होता है ये दो तरह के आगे क्लासिफिकेशन में जाएगा, जिसमें कि पहला आएगा मेरे पास एलिमेंट्स और दूसरा बच्चों क्या आएगा? कंपाउंड्स. बच्चों एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स आगे तीन तरह के जाएंगे: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की. कंपाउंड्स की आगे फर्दर दो तरह की क्लासिफिकेशन होगी. एक होंगे मेरे पास बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बच्चों दूसरे होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब बारी आती है मिक्सचर्स की. बच्चों मिक्सचर्स मेरे पास दो तरह के होंगे. पहला होगा मेरे पास होमोजीनियस मिक्सचर और बच्चों दूसरा होगा मेरे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर.
सो ये है मेरे पास मैटर की टोटल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात, मैटर क्या थी, क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ अवर सेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। बच्चों मैटर क्या की दो तरह की क्लासिफिकेशन है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस वी हैव सॉलिड, लिक्विड, गैस। On the basis of chemical composition we have pure substance and a mixture। pure substance के अंडर मेरे पास आता है elements, compounds। elements के अंडर आते हैं metals, non metals and metalloids। compounds, compounds आगे दो तरह के होंगे, organic compounds and then inorganic compounds। mixtures, mixtures दो तरह के होंगे बच्चों, homogeneous mixture और the heterogeneous mixtures। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम पूरी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे विद प्रॉपर डेफिनेशंस। सो इसको मैं यहां से थोड़ा रब कर रहा हूं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ मैं यहां से अब रब कर रहा हूं, मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करूंगा। So let us start with the physical classification। मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, अब मेरा टॉपिक आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कौन से बेसिस पे हो रही है, ऑन द basis of appearance। on the basis of appearance में मेरे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन की तीन तरह की आगे क्लासिफिकेशंस थी। पहला आता है सॉलिड्स बच्चों, दूसरा आया था यहां पे गैसेस लिख लो, और बच्चों यहां पे तीसरा क्या आया था, लिक्विड्स। तो चलो बच्चों हम समझते हैं सबसे पहले सॉलिड्स की बात। सॉलिड्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, आई एम राइटिंग दैट दे हैव definite shape, they have definite shape and definite volume। ये जो बच्चों बात आ गई सॉलिड्स की, कि सॉलिड्स की प्रॉपर डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट ही उनका वॉल्यूम होगा। बात करते हैं बिल्कुल इसके रिस्पेक्ट में गैसेस की। यहां पे गैसेस क्या हो जाएंगी, दे neither have definite shape nor they have definite वॉल्यूम। बच्चों गैसेस के केस में क्या आया कि गैसेस में ना तो प्रॉपर कोई डेफिनेट शेप है, ना ही उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। जितना ज्यादा वॉल्यूम गैस के लिए अवेलेबल होगा उतना ही गैस वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। छोटे कंटेनर में वही सेम क्वांटिटी ऑफ गैस का कम वॉल्यूम होगा, बड़े कंटेनर में सेम उतनी ही अमाउंट ऑफ गैस का ज्यादा वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स में पॉइंट आता है that they does not have definite volume, they does not have definite shape, but they have डेफिनाइट वॉल्यूम। यहां पे पॉइंट ये है कि लिक्विड्स के केस में डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। फॉर एग्जांपल वाटर, वी हैव टेकन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब
उसको जिस मर्जी कंटेनर में डालो वो वाटर कंटेनर की ही शेप ले लेगा। तो दैट मीन्स वाटर के केस में हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम तो आया लेकिन डेफिनेट शेप नहीं आया। तो बच्चों होपफुली तुमको ये पहला पॉइंट तीनों का डिफरेंस में क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड की। सॉलिड्स में सेकंड आता है दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। हाई थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि सॉलिड में से एक सिंगल एटम निकालना इज टू टफ। क्यों टफ क्यों है? टफ इसलिए है क्योंकि इन सॉलिड्स देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक और मॉलिक्यूलर और आयोनिक इंटरेक्शंस। क्योंकि सॉलिड के केस में अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो आयनिक इंटरेक्शंस बहुत हाई हैं, अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो एक मॉलिक्यूल की दूसरी मॉलिक्यूल से अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत हाई हैं। इंटरेक्शंस की जगह ऐसा करो, यहाँ पे तुम इंटरेक्शंस की जगह वर्ड लो अट्रैक्शंस, दैट्स द स्पेसिफिक वर्ड, टेक द वर्ड टू बी अट्रैक्शंस। तो सॉलिड्स के केस में मेरे पास किन्हीं दो एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो आयंस के बीच में जो ऑपरेट चार्जेस के हों, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक मॉलिक्यूलर और आयनिक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण मुझे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करके एक सिंगल एटम बाहर निकालने के लिए, जिसके कारण वर्ड आया दैट दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। अब हम बात करते हैं गैसेस के केस में। गैसेस के केस में क्या होगा कि मेरे पास वेरी लो थर्मल स्टेबिलिटी होगी। वेरी लो थर्मल स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि गैस के केस में हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा कम है। तो मैं यहां पे वेरी लो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए इसका रीजन ये दे रहा हूं, बिकॉज देयर इज वेरी लो intermolecular attractive forces। बच्चों क्योंकि गैस के केस में मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत लो होती हैं, इसलिए उन दो मॉलिक्यूल्स को और दूर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए वो कम टेम्परेचर पे ही सेपरेट हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी गॉट द लाइन दैट गैसेस हैज वेरी लो थर्मल स्टेबिलिटी। गैसेस में थर्मल स्टेबिलिटी काफी कम है। अब बारी आती है लिक्विड्स की। मैंने जानबूझ के लिक्विड्स यहां लास्ट में क्यों लिखा था? क्योंकि लिक्विड्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सॉलिड्स और गैसेस के बीच में लाई करती हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं the thermal stability is in between that of solids and gases। और इसमें एक थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी इंटरमॉलिक्यूलर वो भी इन दोनों के बीच में लाई करेंगी। सो मैं यहां बोलता हूं दैट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस are in between that of solids and gases। अब इसके अंदर मैं फोर्थ पॉइंट क्या लूंगा? फोर्थ पॉइंट मैं लेता हूं डैट यहां पे अब क्या है, दे हैव वेरी हाई और वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसके कारण क्या होगा कि सॉलिड्स के केस में
जो पार्टिकल्स हैं वो पहले से ही काफी क्लोज पड़े हैं, एकदम जुड़ के पड़े हैं, तो वो आगे और ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते। तो सॉलिड्स के अंदर वर्ड देता हूं, जैसे बोर्ड एक सॉलिड है, क्या ये बीच में अब कंप्रेस हो पा रहा है मेरे जोर लगाने से? नहीं। तो यहां पे सॉलिड्स के अंदर मैं पॉइंट लिखता हूं दैट दे आर इनकंप्रेसिबल, कि बच्चों जो सॉलिड्स होते हैं दे आर इनकंप्रेसिबल। लेकिन गैसेस के बेस केस में क्या आ जाएगा? दैट अब गैसेस के केस में मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, गैस मॉलिक्यूल पहले ही बहुत दूर दूर पड़े हैं, जिसके कारण यहां पे क्या आएगा? दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। बट अब बारी आती है लिक्विड्स की। अगेन लिक्विड्स में मेरे पास क्या हो जाएगा? दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे तो लिक्विड भी इनकंप्रेसिबल ही होता है, और अगर हल्का फुल्का कंप्रेस हो भी पाया तो अगेन इन बिटवीन ही लाई करेगा। सो बच्चों ये तो थी मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, ये तो खैर तुमने 9th क्लास में भी किया होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये बच्चों ये था मेरे पास क्लासिफिकेशन अंडर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। होपफुली तुम सबको ये चीज क्लियर है। बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होगी? वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो बच्चों चलो अब हम शुरू करते हैं। नाउ द टॉपिक इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब केमिकल क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे हो रही है? ये हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। अब केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंगली मेरे बच्चों मेरे पास यहां पे आएंगी दो तरह की क्लासिफिकेशन, जिसमें पहली आती है प्योर सब्सटेंस। नाउ आई एम राइटिंग प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंडर मैं लिखता हूं इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड, जो हम अपने आप बना ही नहीं सकते, विच कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड, and it also cannot be converted to any other form of matter। प्योर सब्सटेंस के अंदर मैंने ये लिखा है that it is the purest form of matter which cannot be synthesized and it also cannot be converted to any other form of matter। कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो मैं खुद नहीं बना सकता, और ना ही मैं उस प्योर सब्सटेंस को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। दैट्स व्हाई द वर्ड इज प्योर सब्सटेंस। बच्चों प्योर सब्सटेंस के अंडर मेरे पास पहली क्लासिफिकेशन आती है यहां पे एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स, आपकी नजर में बच्चों एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपने क्लास 9th में किए होंगे। एलिमेंट्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फिक्स होते हैं। सो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एटम है उसकी एक स्पेसिफिक टाइप बनती है और उस टाइप को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स भी क्या है? इट इज द प्योरेस्ट एंड specific type of atoms. It is the purest and specific type of atoms on the basis of number of electrons, protons and neutrons. So it is the purest and specific type of atoms on the basis of number of electron, protons and neutrons. जैसे एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही मेरे पास जो एटम है वो एक स्पेसिफिक टाइप का बना जिसका नाम हमने ऑक्सीजन रखा। सो ये होगी बात एलिमेंट की। दूसरी बात, अब ये भी प्योर सब्सटेंस के अंडर है। क्या मैं ऑक्सीजन एटम को खुद कहीं बना सकता हूं? नहीं। क्या मैं ऑक्सीजन एटम को नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं। दैट्स वाई जो एलिमेंट है ये प्योर सब्सटेंस के अंडर आया सबसे पहले। अब बच्चों बारी आती है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद यहां पे प्योर सब्सटेंस के अंदर दूसरी क्लासिफिकेशन आती है कंपाउंड्स। मैं वर्ड देता हूं यहां पे कंपाउंड्स। अब बच्चों कंपाउंड्स क्या होता है? ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन जो कंपाउंड होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स होते हैं जो केमिकली एक दूसरे से बॉन्ड बना के बैठे होते हैं। और जब वो बॉन्ड बना के स्पेसिफिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसके अंदर मासेस की स्पेसिफिक 100% सेम रेशो होगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ कंपाउंड्स। आगे जाके जब मैं अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन शुरू करूंगा, मैं वहां पे तुमको एक लॉ करवाऊंगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, वो इसके ऊपर ही बेस करेगा। तो सबसे पहले हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स के बारे में लिखते हैं। मैं लिखता हूं बेटा व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंस केमिकली। मैंने यहां पे वर्ड दे दिया कंबाइंस केमिकली, ठीक है। और स्पेसिफिक बढ़िया वर्ड देता हूं मैं, कंबाइंस बाय अ केमिकल बॉन्ड। कंबाइंस बाय अ केमिकल बॉन्ड इन फिक्स्ड proportions by their masses. So compound क्या होता है? When two or more elements combines by a chemical bond in a fixed proportion by their masses is called compound. अब बारी आती है बच्चों कंपाउंड का। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे। मैंने यहां पे एग्जांपल दिया कार्बन डाइऑक्साइड का। बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास क्या आएगा? 12। ऑक्सीजन का क्या आएगा? 16। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये हो जाएगा बेटा 12 रेशो 32। तो रेशो बाय मास क्या आ गई? 3:8। अब बारी आती है CO2। फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 इज अ प्योर कंपाउंड जिसको मैं किसी ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, लेकिन केमिकल मेथड से ऑब्वियसली कर सकता हूं। उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन हुए तो C और O के बीच में प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स बने, मल्टीपल बॉन्ड्स बने। C डबल बॉन्ड हो एक तरफ से, लाइक इस तरह से, C डबल बॉन्ड हो इधर एंड डबल बॉन्ड हो इधर, यहाँ पे प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बने। इसके अलावा जब मैंने इसके मासेस की रेशियो निकाली वो निकली 3:8। जो CO2 की मास की रेशियो है 3:8, ये हमेशा फिक्स रहेगी चाहे CO2 किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी वे से बना हो, किसी भी चीज की कंबशन से बना हो, या किसी भी चीज की डिकम्पोजिशन से बना हो, या किन्हीं चीज को कंबाइन करके CO2 बना हो, लेकिन जब भी कभी CO2 बनेगा उसके अंदर जो मासेस की रेशियो है 3:8 ये हमेशा फिक्स रहेगी। सो बच्चों ये हुआ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
अब हम करते हैं एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स के अंडर मेरे पास सबसे पहली थिंग आती है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर हार्ड सॉलिड्स, लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनी अपीयरेंस हो गई। और क्या हो सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में? कंडक्टर्स, कंडक्टर्स किसके? कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या आ सकते हैं? अगर मेरे को यहाँ पे मेटल्स के एग्जाम्पल देने हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे पास सबसे पहले आ गया आयरन, कोबाल्ट, सोडियम, निकल, पोटेशियम, जितने मर्जी। पूरा पीरियोडिक टेबल ही 78% मेटल से बना हुआ है। अब इसके बाद बच्चों मेटल्स के बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन मेटल्स। बच्चों जो नॉन मेटल्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑल आर गैसेस। इसके अलावा इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी मेटल से क्या होंगी? टोटली ऑपोजिट। मेरे पास नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज इस मेटल से टोटली ऑपोजिट हैं। अब इसके बाद बच्चों इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है? बहुत सारे, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ये सब किसके अंडर आ गए? नॉन मेटल्स में। अब बच्चों तीसरा आता है मेरे पास मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की सबसे खास बात क्या होती है? दैट दे आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो मेटलॉइड की बनती हैं। अब इसकी खास बात क्या आ जाएगी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो होंगी इन बिटवीन टू दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ सकता है? आर्सेनिक आ गया, जर्मेनियम आ गया, टिन आ गया। ये तो थी मेरे पास एलिमेंट्स की आगे की क्लासिफिकेशन, जिसमें आया मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जिसमें मैं तुमको एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, एक एक्सेप्शनल केस। बच्चों मेटल्स आमतौर पे सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी मेरे पास लिक्विड मेटल होता है। नॉन मेटल आमतौर पे क्या होते हैं? गैसेस, लेकिन किसको छोड़ के? ब्रोमीन को छोड़ के। जो ब्रोमीन होता है ये ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। ये बीच में एक छोटी सी एक्सेप्शन थी, माइंड में ही सोचा आपको बता ही दूं। अब बच्चों इसके बाद बारी आती है, ये तो हो गए मेरे पास एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। बच्चों कंपाउंड्स मेरे पास दो तरह के होते हैं। पहला तो आता है मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने क्या वर्ड दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि कहां से पाए जाते हैं? दे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। दे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो से कंपाउंड हमें लिविंग सोर्सेस से मिले, और वेरी इंपॉर्टेंट जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हों, वही मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हैं, इसलिए हम इनको एक और नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब मेरे बच्चों इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है? लेट इट बी ग्लूकोज, C6H12O6 प्लांट से मिला, C12H22O11 ये शुगर है, ये प्लांट से मिली। ये मेरे पास क्या था? ग्लूकोज। ये मेरे पास क्या आई? शुगर। इसके अलावा इथेनॉल CH3CH2OH, ये भी ऑब्वियसली हमको एक लिविंग सोर्स से मिली। एनारोबिक, जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ने एनारोबिक रेस्पिरेशन की ऑन शुगर और द ग्लूकोज, वो इथेनॉल बना देगा। इथेनॉल के तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे यूज हैं, आप सबको पता ही है। अब इसके बाद बच्चों ये तो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद अगली टॉपिक क्या आती है मेरे पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वर्ड क्या आया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? द कंपाउंड्स दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम obtained from नॉन लिविंग सोर्सेस। जो उनसे कंपाउंड्स हमने नॉन लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन किए हैं उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आ गया सोडियम क्लोराइड, जो हमने कहां से ऑब्टेन किया? सी में से, समुद्र में से। इसके अलावा आप सबके घर में वो तो लगा ही होगा, वो पीओपी हो रखी होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ऑल। ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो किससे बना पीओपी? कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जिप्सम। जिप्सम से बनेगी हमारे पास पीओपी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, वो जो घर में मार्बल्स लगते हैं, क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है? वो भी हमें धरती से मिला है, नॉन लिविंग सोर्स है। तो ये मेरे पास आई क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हमने प्योर सब्सटेंस के अंदर बच्चों क्या क्या कर लिया? एलिमेंट्स कर लिया, कंपाउंड्स कर लिया। एलिमेंट्स में हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कर लिए। कंपाउंड्स में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अच्छे से अब कर लिया। अब मेरे पास एक आखिरी टॉपिक बचता है। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एक दूसरा हमने किया था, मिक्सचर्स। अब हमने पढ़ना है मिक्सचर्स। सो बच्चों मैं ये पूरा पोर्शन रब कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पे मिक्सचर पढ़ाना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिक्सचर्स। सो बच्चों अब मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स, अब हमने कंपाउंड्स में किया था कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन तो करें लेकिन केमिकल बॉन्ड से इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो कंपाउंड बनेगा। अब इसी डेफिनेशन को वाइजा वर्सा करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे में डिसॉल्व हो, जिसमें केमिकल बॉन्ड बिल्कुल ना बने, दोनों कंबाइनिंग यूनिट्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, कोई भी केमिकल बॉन्ड ना बने, और किसी भी प्रोपोर्शन बाय मास में वो मिक्स हो, तो मेरे पास क्या बनेगा? मिक्सचर। तो मिक्सचर के अंदर मैं लिखता हूं when two or more compounds or atoms, when two or more compounds or atoms combines together without any formation of chemical bond and also in any proportion by mass is called mixtures. So when two or more compounds or atoms combine together without any formation of chemical bond and also in any proportion by mass will form the mixture. बच्चों मिक्सचर मेरे पास दो तरह का होता है। सबसे पहला आता है मेरे पास होमोजीनस मिक्सचर, एक हुआ होमोजीनस मिक्सचर। बच्चों दूसरा हुआ मेरे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर। बच्चों होमोजेनस मिक्सचर में क्या आएगा? द मिक्सचर
that has uniform composition, the mixture that has uniform composition throughout. जिस मिक्सचर में मेरे पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी थ्रू आउट, उसको मैं क्या बोलूंगा? होमोजीनस मिक्सचर। बच्चों जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कप ऑफ टी। तुम पहले सिप लेना, जो टेस्ट होगा वही सेम टेस्ट लास्ट सिप में भी होगा। तो डैट मीन्स वो जो चाय बनी थी वो एक क्या थी? वो थी होमोजेनस मिक्सचर। इसमें अगला पॉइंट क्या आता है? इट ऑल्सो does not has visible boundary of separation between the components। अगर तुमने पानी में शुगर डिसॉल्व की, पानी में चीनी डिसॉल्व की, तो क्या तुम उस शुगर वाले वाटर को देख के बता सकते हो कि ये रहा मेरा शुगर मॉलिक्यूल या ये रहा मेरा वाटर मॉलिक्यूल? नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास बीच में कहीं पे भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं थी। तो मेरे पास वो क्या बन गया? होमोजेनस मिक्सचर। इसमें एग्जांपल लिख ही लो। एग्जांपल इज शुगर सॉल्यूशन। ये आ गया इसका एग्जांपल। अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर की। हेटेरोजेनस मिक्सचर की सबसे खास बात क्या है? कि यहां पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगी। इसमें मैं लिखता हूं इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, and also it can have visible boundary of separation। इसके अंदर बच्चों तुमको विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी दिखाई दे देगा। इसका तो बड़ा कॉमन एग्जांपल है। ऐसा करो, एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसके अंदर ऑयल डाल दो। क्या ऑयल वाटर में डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। और अगर तुमने उस ऑयल को वाटर में डाला लेकिन कांच का ग्लास लेके, तो तुम उस कांच के ग्लास में देख पाओगे कि हाँ वाटर और वाटर नीचे और ऑयल ऊपर, ऑयल और वाटर के बीच में विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी तुमको दिखाई दे सकता है। तो यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ऑयल इन वाटर। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन वाटर। ये तो बहुत यूनिक एग्जांपल है अगर तुमको विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन देखना है तो। उसमें क्या होता है, एक ग्लास लिया, यहाँ CCl4 डाला, वाटर डाला, तुमको बीच में एक्चुअली में एक ऐसे विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई देगा। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखी हुई है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वो आ जाएगा मेरे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर। सो दैट्स ऑल बच्चों, ये थी मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसके अंदर मैंने दो क्लासिफिकेशन पकड़ी, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या किया था हमने? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हमने मिक्सचर के अंदर क्या किया था? होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मेरा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। होपफुली तुम सबको समझ में आया, पसंद में आया। तो बच्चों मेरे चैनल को आओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, लेक्चर की प्लेलिस्ट खोलो और उस चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलो और उस चैप्टर के अंदर एक एक सिंगल टॉपिक के लेक्चर पाओ। एकदम आराम से अपनी शांति से तैयारी करो, राइट? मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे लेक्चर्स पे लाइक्स डालो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके और अच्छे लेक्चर बनाने का। थैंक यू।